गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं आपका विज्ञान का कक्षा 10 विज्ञान की अध्याय 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। तो उसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लिए थे। अब उसके बाद उस जो हमने लास्ट में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अपचयन उपचयन अभिक्रिया। तो उसमें अपचयन अभिक्रिया मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ प्रभाव होते हैं, जिसको जो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षा में अक्सर इसमें टिप्पणी लिखने को आती है कि इस पर टिप्पणी लिखी है, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे। देखिए, अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। परीक्षा में आपको ये भी आ सकता है कि अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव लिखिए, या डायरेक्ट भी आ सकता है कि संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए या विकृत गंधते पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए देखते हैं। संक्षारण तो सभी आप जानते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, मतलब किसी धातु का धीरे धीरे जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया होना, मतलब वो ऑक्सीकृत होती जाती है, जिससे उसमें जंग लग जाती है, या तांबा हरा पड़ जाता है, चांदी काली पड़ जाती है, तो उसी को कहते हैं संक्षारण, जिसको हम सामान्य बोलचाल भाषा में कहते हैं घिसना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी धातु जब अपने आसपास की अम्ल आर्द्रता मतलब नमी या वायु के संपर्क में आती है, तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, मतलब वो उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगती है और धीरे धीरे वह संक्षारित होने लगती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, तो ये सब संक्षारण के प्रकार हैं। और इसको रोकने के लिए हम लोहे की कीलों पर पेंट करते हैं, या किसी मतलब जस्ते की पेंट करते हैं। तो संक्षारण जो आप लोग सामान्य में समझते हैं वही है, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विकृत गंधिता। अब जैसे हम मार्केट में चिप्स या कुरकुरे के पैकेट लेने जाते हैं, तो फूले फूले दिखाई देते हैं, तो हम सोचते हैं फूला क्यों है, इसका वेट बढ़ाने के लिए। तो एक्चुअली वो वेट बढ़ाने के लिए नहीं फुलाया जाता है, उसमें से ऑक्सीजन गैस निकाल के नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन इसलिए निकाल दी जाती है क्योंकि लंबे समय तक यदि ये तेल वाले या वसा वाले पदार्थों को रखा जाए तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं और उनका स्वाद और गंध जो है बदल जाता है। तो क्योंकि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से कम क्रियाशील गैस होती है, तो वो उससे क्रिया ना करे और उसका स्वाद और गंध ना बदले, इसलिए उसमें कम क्रियाशील गैस नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। तो देखिए, विकृत गंधिता क्या है। तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद व गंध परिवर्तित हो जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसका कारण खाद्य पदार्थों का उपचयित हो जाना है, मतलब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं। अब इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, विकृत गंधिता को रोकने के लिए तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट जिसको हम कहते हैं, उसको मिला देते हैं। जैसे अब ऑक्सीजन की जगह निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देना, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में कम क्रियाशील गैस होती है। इसके अतिरिक्त वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने पर भी उपचयन या ऑक्सीडेशन की गति धीमी हो जाती है। मतलब कि वायुरोधी बर्तन, जिसमें एयर टाइट कंटेनर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हवा न जाए, उसमें भी बंद करके रख दो तो उसमें एयर नहीं जा पाती है, जिससे भी ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं होती और विकृत गंधिता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु अम्ल भी लिखा हो सकता है, ज़रूरी नहीं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, कि अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण सहित लिखो। ठीक है, या प्रश्न इस तरह भी आता है कि धातुओं पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो आप इसको बिल्कुल रट लीजिए कि धातुओं पर यदि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाए तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ये अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्न में केमिस्ट्री वाले पोर्शन में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो देखिए, धातुओं पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और यदि इस प्रश्न को देखा जाए कि दानेदार जस्ते या जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इसका समीकरण होगा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो अभिक्रिया हुई तो विस्थापन अभिक्रिया हुई, तो सल्फेट जो है जिंक के साथ जुड़ जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। और प्रश्न में पूछा जाए यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर वो भूरे रंग की क्यों हो जाती है, कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन जो है नीले रंग का होता है। यदि हम एक बिल्कुल साफ लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दें तो कुछ देर बाद वह भूरे रंग की हो जाती है। तो वह क्यों हो जाती है और यह कौन सी अभिक्रिया है। तो इसका आंसर है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर यह भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि यह लोहा कॉपर सल्फेट के जली मिलने से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यह विस्थापन अभिक्रिया, मतलब ये जैसे समीकरण से समझे तो ये आयरन का सूत्र है लोहा प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। AQ का मतलब एक्वस मतलब जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। जब इन दोनों में अभिक्रिया होती है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और बन जाता है फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट बनने के कारण लोहे की कील भूरे रंग की हो जाती है और कॉपर जो है अलग हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। और ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये थे अध्याय 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। थैंक यू।